अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अब्सा कोमल। पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया कशीदगी के बाद होने वाले पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि भारत के गिरफ्तार पायलट को जज्बा खैर सगाली के तहत कल रिहा कर देंगे। इमरान खान ने बताया कि कल शाम को मोदी को कॉल करने की कोशिश की, क्योंकि हम वाजे करना चाहते थे कि हम बढ़ावा नहीं चाहते। इसका मतलब ये नहीं कि हमें कोई खौफ या डर है। हमारी फौज दहशत गर्दी के खिलाफ लड़ी है। ये एक तजुर्बेकार और मुकाबला करने वाली फौज है। दूसरी तरफ भारतीय सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के खैर सगारी के ऐलान को और ही कुछ रंग दिया जा रहा है, न सिर्फ सोशल मीडिया बल्कि उनके मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी। मगर इस पर मोदी सरकार का क्या रद्द-ए-अमल होगा, इस पर हम सवाल करेंगे अपने पैनल से। बाकायदा ऑफिशियली कोई बयान नहीं आया, लेकिन सोशल मीडिया और मीडिया पर कुछ और ही तरफ इस मामले को लेकर जाया जा रहा है। सवाल आपके लिए, अपने पैनल के लिए हमारा इस तरह से है। पाकिस्तान भारतीय पायलट को रिहा करने का ऐलान, भारतीय कशीदगी कम करने की कोशिश को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। इमरान खान, क्या मोदी सरकार कशीदगी कम करेगी या जंग को बढ़ावा देगी? कशीदगी कम या जंग को बढ़ावा? इरशाद भट्टी साहब की तरफ सबसे पहले जाएंगे। इरशाद साहब, अजीब सी बात है कि बिल्कुल मुत्तहिद होकर पार्लियामेंट से भी ये आवाज़ उठती है, वजीर आज़म भी एक बार फिर से वाजे करते हैं, और न सिर्फ ये गुडविल जेस्चर के तौर पर उनके पायलट को रिहा करने की भी बात की जाती है, लेकिन हम भारतीय मीडिया में अभी भी इस वक्त भी जो देख रहे हैं वो उसको अपनी जीत करार दे रहे हैं। तो क्या वजह है इसकी? अफसोस से किया जा सकता है जी इस पे, यानी इतनी शैलो, इतनी सतही किस्म की सोच कि अब ये चल रहा है कि पाकिस्तान क्रैक्स अंडर प्रेशर, यानी पाकिस्तान दबाव में आके ये सारा कुछ कर रहा है। खुदा का खौफ करें, दबाव में आकर सारा कुछ कर रहा है। आप लोगों ने एक दिन की रोशनी में एक थोड़ा सा हम करके देख लिया, उसका क्या दबाव, हमारा क्या रिज़ल्ट था वो आपको पता ही है, और क्या रिज़ल्ट निकला है वो भी आपको पता है। देखें, हमारा जो इनको अभी हजम नहीं हो रहा हमारा गैर मुतवक्का रद्द-ए-अमल, बल्कि जानदार और शानदार रद्द-ए-अमल, इनका पुलवामा झूठ, जब्बा झूठ, और इन पर जो अमरीकी दबाव है, भारत में मोदी पर तनकीद बढ़ रही है, और हमारा बार बार अमन की तरफ जाना, जंग का बढ़ावा नहीं होगा, कशीदगी कम करने की बात करना, ये बैरूनी मुहाज पे भारत और अंदरूनी मुहाज पे हार रहे हैं वो। अब तो उनके अंदर से भी आवाज़ें आ रही हैं कि देखें जी 22 सीटें इस तरह मिल जाएंगी और फलाना इस तरह हो जाएगा और फलाना इस तरह हो जाएगा। आज फिर इमरान खान साहब ने एक अच्छी तकरीर की और उन्होंने बताया कि हमारा हीरो बहादुर शाह जफर नहीं है, टीपू सुल्तान है, और जिन्होंने 10-15 साल रोज़ पुलवामे भुगते हों वो भला पुलवामा क्यों करवाएंगे? तो हमारी तरजीह अमन है, मगर लड़ना पड़ा तो मायूस नहीं करेंगे। और ये जो पायलट छोड़ना, ये कोई छोटा ऐलान नहीं है, बहुत बड़ा ऐलान है उस भारत के लिए, क्योंकि सामने भारत है, आगे भारत है जिससे 65-71 और कारगिल हो चुका है, जो सिर्फ 2018 में 4,500 LOC की खिलाफ वर्जियाँ कर चुका है, जिसने गुज़श्ता 70 सालों में हमें कलभूषण जैसे तोहफे दिए हैं, अफगानिस्तान के रस्ते तोहफे भेजे हैं, 75,000 शहादतों में जिसका हिस्सा है, जिसकी नजर में मुसलमानों की हैसियत गाय से भी कम है, और जो गुजरात से कश्मीर और कश्मीर से ढाका तक जो कातिल है मुसलमानों का। और आखिरी बात यह है कि विंग कमांडर जो अभिनंदन को छोड़ना इसलिए भी छोटी बात नहीं है कि हमारा सिपाही मकबूल हुसैन देख लें, चंद दिन पहले जो शाकिरुल्लाह उनकी जेल में था, उस पे जो जिस तरह उन्होंने उसको कत्ल किया है वो देख लें। यहाँ तो वो चाय पी रहा है और हमारे सलूक की तारीफें कर रहा है। तो ये बड़े मुल्क होते हैं जो ताकत होने के बावजूद नहीं करते। तो जंग बढ़ावा नहीं होगा क्योंकि मोदी खुद प्रेशर में है, लेकिन कशीदगी कम होती है या नहीं होती ये इसका अभी कबल अज़ वक्त है। ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त। सलीम साफ़ी साहब की तरफ जाएंगे। साफ़ी साहब, ये जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं सोशल मीडिया और मीडिया से, हमें खदशा महसूस होता है कि इतनी पाकिस्तान की तरफ से अगर कहा जाए कि बिल्कुल एक परफेक्ट तरीके से इस मामले को हैंडल किया जा रहा है, बयानात हो या फिर इकदामात हों, क्योंकि पाकिस्तान उनके जो गिरफ्तार पायलट है उसको रिहा करने की बात कर रहा है। वज़ीर आज़म 2 दफ़ा ये बात कह चुके हैं कि मैं मोदी से गुफ्तगू करना चाहता हूँ। तो ये खदशा लगता है कि ऑफिशियल तौर पर भी ऐसा ही उनका रद्द-ए-अमल तो नहीं आएगा जैसा उनका मीडिया और सोशल मीडिया पर सामने आ रहा है। देखिए, ये मीडिया में तो बड़ी सतही चीज़ें होती हैं और इंडियन मीडिया ने तो हद कर दी। फिर सोशल मीडिया में भी यही मामला होता है कि सतही चीज़ें डिस्कस होती हैं और जज्बात में मबनी होती हैं। उनकी की बुनियाद पे अगर कोई कौम या मुल्क अपनी पॉलिसी बनाएगा
तो मेरे ख्याल में अपने लिए खुद ही गड़ा कूदेगा। ये एक बड़ी खुशाइंद बात है कि अभी तक जो कुछ हुआ है तो अल्हम्दुलिल्लाह कि उसमें पाकिस्तान का कई हवालों से पलड़ा भारी रहा है। एक तो जिस तरीके से मसलन उनका जो एक्शन था वो कोई सबूत दुनिया को नहीं दे सके, और पाकिस्तान का जो एक्शन था उसका सबूत मलबे की सूरत में भी मौजूद है और पायलट की सूरत में भी मौजूद है। तो पाकिस्तान ने ये इस्टेब्लिश कर लिया कि पाकिस्तान लड़ने की भी सलाहियत रखता है और मुंह तोड़ जवाब देने की भी सलाहियत रखता है। दूसरी एक जो अच्छी बात सामने आई है वो ये कि इस क्राइसिस से एक दिन पहले तक, और उसमें ख़ुद हमारी हुकूमत का हाथ ज़्यादा था, पाकिस्तान में शदीद सियासी पोलराइजेशन थी, एक दूसरे का नाम सुनने को तैयार नहीं थे, चोर चोर के नारे बुलंद हो रहे थे। लेकिन इस क्राइसिस के बाद हम देख रहे हैं कि हमारी मजमूई पॉलिटिकल लीडरशिप ने मुल्क की खातिर और अपनी अफवाज की खातिर इंतहाई इज्तिमाइयत का, मैच्योरिटी का सबूत दिया है। और उसके बरक्स इंडिया में वो हालांकि जो अपनी जमहूरियत और उस पर बहुत फ़ख्र करते हैं, तो वहाँ न सिर्फ कांग्रेस और इस तरह की जमातें तनकीद कर रही हैं बल्कि ख़ुद बीजेपी के अंदर भी मुख्तलिफ आवाज़ें हैं। तीसरा एक जो चीज़ के माजी में पाकिस्तान को इस तरह मशहूर किया गया था, कुछ हमारी अपनी गलतियाँ भी थी, माजी की पॉलिसियाँ भी थी कि ये एक जंगजुयाना किस्म की रियासत है। अब ये पहली मरतबा ये इस्टेब्लिश हो गया आलमी सतह पे कि नहीं, पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल और अमन चाहने वाला मुल्क है। और जो मुल्क पहले अमन का बड़ा क्रेडिट लेता था तो वो एक जंगजुयाना और जुनूनी रियासत के तौर पर मशहूर हुआ। पहले पाकिस्तान पे ये शक किया जा रहा था कि कहीं इनका एटमी प्रोग्राम और एटमी हथियार जुनूनियों के हाथ ना लग जाए। जिस तरह मजहर साहब ने भी बात लिया कि दुनिया ने देख लिया कि भाई पूरा इंडिया और इंडिया के वो जो हथियार हैं वो एक जुनूनी शख्स के हाथ में हैं। तो लेकिन ये बात किस हद तक पाकिस्तान ने एस्टैब्लिश की है और आगे कर पाएगा? साफी साहब, ये बात मजहर साहब ने भी कही थी और बहुत ज्यादा इस बात को अप्रिशिएट किया गया था हसन निसार साहब की तरफ से भी। मजहर साहब की तरफ ही हम जाएंगे। मजहर साहब, यही बात जो साफी साहब कह रहे हैं कि ये क्या हम एस्टैब्लिश कर पा रहे हैं कि जो सभा में सिर्फ एक बात इसको वो कर दूं कि देखिए अब सारी कि ये जो हुआ है आज प्राइम मिनिस्टर का जो पायलट को रिहा करने का ऐलान जो हुकूमत का है, मैं समझता हूँ ये भी मजमूई तौर पर एक अच्छा एक्शन है और वो पाकिस्तान के और इस एस्केलेशन में भी उसकी कमी वो आएगी। लेकिन एक हमें जब इससे हम निकल जाए और अल्लाह करे कि हमें जल्दी निकालें, तो इनसे हमें कुछ सबक भी लेना चाहिए कि अगर ये जो ऐलान आज इमरान खान साहब ने किया है पायलट को रिहा करने का, ये अगर मियां नवाज शरीफ या आसिफ अली जरदारी करते, और अगर मियां नवाज शरीफ या आसिफ अली जरदारी ये कहते कि मैं कल से मोदी से कांटेक्ट की कोशिश कर रहा हूं लेकिन मेरी उनसे बात नहीं हो पा रही, तो फिर उनके साथ खुद ये इमरान खान साहब और उनकी पार्टी क्या हशर करते। तो इसलिए कम से कम ये तो फिर माजी में जाने वाली बात कि इस मुल्क में न कोई गद्दार है न कोई सिक्योरिटी रिस्क है। अपनी सियासत को ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। लेकिन क्योंकि हुकूमत इमरान खान साहब की ऐसी तनाजुर में बात करेंगे, हम इधर उधर इस वक्त लेके नहीं जाना चाहते डिस्कशन को। मजहर साहब, दूसरा ऑप्शन लिया था, दूसरा ऑप्शन लिया था इरशाद साहब ने। मजहर साहब, जिस तरह से गुफ्तगू हो रही है भारत में, एक तो ये भी खबरें चल रही हैं कि बीजेपी के एक वजीर ये कह रहे हैं कि अब ये जो सिचुएशन बनी है इसके बाद अब इलेक्शन में जीत तो पक्की हमारी ही है। तो ये किस हद तक इस बात को सच साबित करती है कि सियासत के लिए ये सब कुछ हो रहा है? 21 अपोजिशन पार्टीज इस वक्त जो है वो मोदी के खिलाफ हो गई हैं कल के वाक़े के बाद। फिर भी इंतहा पसंद सोच टीवी पर हमें फिर भी नजर आ रही है। तो आपके ख्याल में क्यों नहीं ये समझ पा रही भारतीय कौम और भारतीय मीडिया के महज एक सियासी जमात की सियासत के लिए ये सब कुछ हो रहा है? देखिए, इमरान खान मुसलसल ये बात क्यों कर रहे हैं? बकौल फराज, तुम्हारी अना का ही है सवाल तो फिर, तुम्हारी अना का ही है सवाल तो फिर, चलो मैं हाथ बढ़ाता हूँ दोस्ती के लिए। वो मुसलसल ये बात कह रहे हैं। देखिए, इंडियन मीडिया के बारे में मैंने कल भी शायद ये बात की थी कि इंडियन मीडिया इस वक्त मुझे एक नेशनलाइज मीडिया लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि जिसको बीजेपी गवर्नमेंट ने नेशनलाइज्ड कर लिया है। उसके मुकाबले में हमारे यहाँ भी कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, लेकिन मजमूई तौर पे हमारे मीडिया के अंदर क्रिटिकल क्वेश्चंस भी उठाए जाते हैं, सवाल भी किए जाते हैं, सवाल उठाए भी जाते हैं
उसका जवाब तलाश करने की कोशिश भी की जाती है, इसलिए कि हम उन सारे क्राइसिस से होकर आए हैं, हम गुजरे हैं, हमने अपने मुल्क के अंदर खुदकुश हमले देखे हैं, हमने अपने मुल्क के अंदर इंतहा पसंदों के हाथों अपने फौजियों को, पुलिस वालों को, आम आदमी को शहीद होते हुए देखा है। हमने हमारे शहर हों, हमारे देहात हों, वहाँ टारगेट किलिंग्स हमने देखी है। तो हमें पता है कि जंग और दहशतगर्दी की क्या कीमत अदा करनी पड़ती है, क्योंकि हमने अदा की है। इसीलिए जो कीमत अदा करता है उसको पता होता है कि अमन क्यों ज़रूरी है। देखिए, जंग से गुर्बत फैलती है, जंग से गुर्बत फैलती है, गुर्बत इंतहा पसंदी को जन्म देती है, और उसके मुकाबले में अमन जो होता है, अमन से खुशहाली आती है, तरक्की होती है और आगे बढ़ने की राहें खुलती हैं। तो हम तो पहली चीज़ से निकल आए हैं। अब हम चाहते हैं, और हम जो इस वक्त इमरान खान वज़ीर आज़म हैं, और साफ़ी साहब ने भी बात की कि हमें माजी में हम लोगों को गद्दार कहते थे, जेलों में डाल देते थे इन बुनियादों पर, लेकिन हम आगे बढ़ने की बात करें, हम वो माजी को पीछे छोड़कर आए हैं। इसीलिए इमरान खान ये बात करते हैं क्योंकि उनका 20-22 साल का सियासी नज़रिया जो है वो जंग के ख़िलाफ़ रहा है। आज वो अफ़गानिस्तान में अमन कायम करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने अपना रोल प्ले किया है। वो पाकिस्तान के अंदर भी जो ऑपरेशंस थे उसके हवाले से उनका एक बड़ा सख्त बयानिया रहा है। तो आज अगर वो मोदी को या भारतीय हुकूमत को ये मैसेज दे रहे हैं, ये जेस्चर दे रहे हैं, तो उसका एक माजी भी है और उनका अपना सेल्फ बिलीव भी है कि अमन के बगैर जो है हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो मेरा ख्याल है जो भारत का रवैया है वो कशीदगी बरकरार रखना चाहेंगे। ठीक, कशीदगी बरकरार रखना चाहेंगे। आपके ख्याल में भारत का रवैया ऐसा ही नजर आ रहा है? न्याज़ी साहब, कशीदगी बरकरार रखेंगे ताकि कम से कम इंडियन इलेक्शन तक तो ये कशीदगी बरकरार रहे। क्यों? ठीक है, बात ही क्योंकि इलेक्शन की है। तो न्याज़ी साहब, फिर जो भी मोदी अब अगला रिएक्शन उनका होगा वो तय करेगा उनके इलेक्शन का जो नतीजा आएगा उस चीज़ को। तो क्या करेंगे मोदी आपके ख्याल में? आप देखिए, पहली बात तो यह है कि जो पायलट का छोड़ना है ना, ये पाकिस्तान का बहुत अच्छा जेस्चर है, और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ने इंतहाई जो है एक बड़ेपन का मुजाहरा किया है, इंतहाई अकल का, समझ का मुजाहरा किया है, और ये पायलट को छोड़ के इसके असरात बड़े दूर रस होंगे, इंडिया के अंदर भी होंगे। और मैं इंडिया के चैनल आप सुन रहे थे तो अब राय आमा जो है जो कि वहाँ पे ख़ास किस्म की उनकी एक जहनी जो है उनको एक रास्ता दिया हुआ है वहाँ के मीडिया ने, तो उसके अंदर एक ख़ास तब्दीली आई है। देखिए, बात सिंपल ये है कि जब कोई जंग होती है, इस तरह की कैफियत होती है, तो कहते हैं कि सच जो है पहली मौत सच की होती है। भारत के अंदर ये हम कुछ भी कर लें, वहाँ सच वही माना जाएगा जो उनको टीवी बता रहा है, और हमारे यहाँ भी वही सच माना जाएगा हमारी टीवी बता रहा है, क्योंकि हमारी लाइकिंग के मुताबिक होता है और हमारे मुताबिक खबरें आ रही होती हैं, हमने उसको मानना होता है। इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि अगर भारत को हजीमत अमेज़ शिकस्त हुई है या उसको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है, तो भारत के लोगों के अंदर भी उसी तरह वो है। पायलट का यहाँ पे गिरफ्तार होना ज़रूर एक धचका उनको लगा है, और उसके लिए उनके पास लफ्ज़ नहीं है। कल रात से बड़ी इंटेंस जो है ना बिहाइंड द सीन डिप्लोमेसी, पूरी दुनिया जो थी वो एक्टिव थी, और ये उसी का शाखसान है कि आज एक सैनिटी प्रिवेल कर रही है। अब उन्होंने हमें एक डोसियर भेजा है। मेरी ये गुजारिश है शामिल कुरैशी साहब से कि पिछले 4-5 दिनों से, बल्कि जब से पुलवामा हुआ और आज तक, ये बात जो है हमें थोड़ा सा जो है फेस करनी चाहिए रियलिटी कि हमें दुनिया के किसी मुल्क से सिवाय तुर्की के कोई आउटस्टैंडिंग जो है वो ही नहीं मिली सपोर्ट, कि कोई किसी मुल्क ने बढ़ चढ़ के कहा हो, ईरान ने, सऊदी अरेबिया ने, बल्कि इंडिया इसका भी प्रोपेगेंडा कर रहा है कि सऊदी अरेबिया और ईरान हमारे ऊपर मुतफिक है। तो अब इनको जो सफारतकारी करनी है ताकि हम टेबल के ऊपर आके सफारतकारी में हम जियो से ही गुफ्तगू कर रहे थे, तो उन्होंने कहा उनके अहम राब्ते हुए। न्याय साहब, अगले सवाल में डोजियर के मामले पे बात करेंगे तो इसका भी जायजा लेंगे। अभी रीमा की तरफ जाने दें, वक्त थोड़ा कम है। रीमा, आप मुल्क से बाहर हैं, आप अगर बताना शेयर करना चाहें कि वहाँ पे हल्के क्या गुफ्तगू कर रहे हैं पाक भारत ताल्लुकात में जो सूरत हाल बन रही है इसके ऊपर, और फिर इसका भी हम चाहेंगे आप इस पर गुफ्तगू करें कि सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है कि जिनेवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी की गई है पाकिस्तान से, तो इससे क्या मुराद है, क्या किस तरफ इशारा दिया जा रहा है? जी शुक्रिया अफसा। आपके दूसरे सवाल से शुरू कर लेते हैं। मेरा ख्याल है ये जो पिछले एक हफ्ते में
बहुत सी बैनुल-अक़वामी कवानीन की बात हुई है और मेरा ख्याल है कुछ सिचुएशंस में पाकिस्तान के पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग लीगल केस था, लेकिन उन्होंने उस तरह उसको यूटिलाइज़ नहीं किया। जब भारत की तरफ से अटैक हुआ, उन्होंने जो जस्टिफिकेशन उसकी दी, उन्होंने कहा प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक है, उन्हें खदशा था कि पाकिस्तान से भारत में एक और टेररिस्ट अटैक जो है उसकी प्लानिंग हो रही थी। ये लीगली एक बहुत फ्लॉड, एक बहुत कमज़ोर पोजीशन है। इंटरनेशनल लॉ में आप किसी और की मुल्क की सॉवरेंटी इस तरह से नहीं वायलेट कर सकते। ये जो भारत प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक डॉक्ट्रिन का इस्तेमाल कर रहा है, ये अमेरिका ने और कुछ इस तरह के इजराइल ने, कुछ ममालिक इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लीगली ये एक्सेप्टेड नहीं है यूएन चार्टर के अंडर। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान को इस चीज़ को दूसरी और बेहतर तरह से हैंडल करना चाहिए कि क्यों प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स जो हैं वो बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी करती हैं। पहली बात ये। दूसरी, सोशल मीडिया पे और कुछ जो हमारे जर्नलिस्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, डिक्लेरेशन ऑफ वॉर नहीं था, तो इसलिए जो जंग के कवानीन हैं, जिनीवा कन्वेंशंस है, वो अप्लाई नहीं करती। मेरा ख्याल है ये भी थोड़ी कमज़ोर आर्गुमेंट है, क्योंकि जो जिनीवा कन्वेंशंस है वो वॉर का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करती, वो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट की टर्म इस्तेमाल करती हैं। और जो अथॉरिटेटिव इंटरप्रिटेशंस हैं कि आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट क्या है, वो ये कहती हैं कि जब दो ममालिक के दरमियान कशीदगी हो और उसमें जो आर्म्ड फोर्सेस हैं आपकी वो इंटरवीन करें, तो ये बहुत लो थ्रेशोल्ड है आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट का। तो मेरा ख्याल है डिबेटेबल है सवाल कि आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट है या नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है बहुत स्ट्रॉन्ग केस बनाया जा सकता है कि आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट पाकिस्तान और भारत के बीच था एट सम पॉइंट। अब आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट जो है वो जरूरी नहीं है कि बहुत अरसा चले, कुछ देर भी उसकी जिसका टेम्पररी भी हो सकता है, कुछ देर का फ्लीटिंग भी हो सकता है। दूसरी बात ये। और तीसरी बात ये कि जी ऑप्शन में रही थी, सॉरी बस मैं कंप्लीट कर लूं, दूसरे सवाल में मैं कम टाइम लूंगी। जी आप तीसरी बात ये आती है कि जब आप एक जंग की सूरत में होते हो या आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट की सूरत में होते हो और आप किसी और मुल्क के शहरी को गिरफ्तार करते हो या खास तौर पे किसी और मुल्क के मिलिट्री पर्सनल को आप अरेस्ट करते हो या डिटेन करते हो, जैसे पाकिस्तान ने किया, तो उनका स्टेटस प्रिजनर ऑफ वॉर का होता है और प्रिजनर ऑफ वॉर के कुछ राइट्स होते हैं जिनीवा कन्वेंशन के अंडर। तो ये जो कुलभूषण जाधव के साथ कंपैरिजन किया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर होते हैं उनको आप सिर्फ तब प्रोसिक्यूट कर सकते हो अगर वो जंग के कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हैं, वरना जैसे ही हॉस्टिलिटीज खत्म होती हैं आपको उनको वापस भेजना पड़ता है, ये कवानीन कहते हैं। आखिरी चीज ये पब्लिक क्यूरियोसिटी की थी। इसमें जो अथॉरिटेटिव इंटरप्रिटेशंस हैं, जिनीवा कन्वेंशंस का आर्टिकल 13 तीसरी जिनीवा कन्वेंशंस का कहता है कि आप पब्लिक क्यूरियोसिटी में एक्सपोज ना करो जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं उनको। और मेरा ख्याल है यहाँ थोड़ी सी गलती हुई पाकिस्तान से। ये जो अथॉरिटेटिव इंटरप्रिटेशंस है वो कहती हैं कि स्टेटमेंट्स को मीडिया में या पब्लिकली नहीं दिखाना चाहिए, और अगर आपने शक्ल दिखानी भी है तो इंडिविजुअली आपको उनको आइडेंटिफाई नहीं, आप ऐसे ग्रुप में दिखा सकते हो, इंडिविजुअली आपको ब्लर करना चाहिए शक्ल। सो ये कुछ लीगल सवालात हैं जो इस सिचुएशन में निकलते हैं। एनीवे, जो आपके सवाल का एग्जैक्ट जवाब, वो तो मेरी नज़र में शॉर्ट टर्म में कशीदगी कम होगी, सिर्फ इसलिए नहीं कि पाकिस्तान ने उनको फैसला किया है कि कल रिहा करेंगे, लेकिन इसलिए भी कि बहुत से और ममालिक का प्रेशर भी है, पाकिस्तान पे भी, भारत पे भी। तो प्रेशर की वजह से शॉर्ट टर्म के लिए कशीदगी कम होती नजर आती है आपको, लेकिन ज्यादा अरसे तक के लिए नहीं। बाबर साहब, पाकिस्तान का मौकिफ अब सामने ही है, आपको क्या लगता है कैसा रिएक्शन आएगा भारत की तरफ से? देखिए, गैम्बल था जिसने काम नहीं किया, और हमने देखा कि 2 दिनों में हालात बड़े तब्दील हुए। इस चीज़ पे भी जनरली कंसेंसस है कि एक बड़ा स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक पॉलिटिकल डायमेंशन है इंडिया में इलेक्शंस की वजह से। तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि अगर मज़ीद वायलेंस की तरफ बात जाती है और कशीदगी बढ़ती है तो उसका डेफिनेटली फ़ायदा बीजेपी को और मोदी को होगा इंडिया में, क्योंकि जंग के अंदर हालात तब्दील होते पता नहीं चलता। चूँकि प्रिडिक्टेबल नहीं है ये चीज़ें कि शॉर्ट टर्म के अंदर क्या गेन्स होंगे, क्या लॉसेस होंगे, तो अगर आप एस्केलेशन करते चले जाएं और इसी तरह के हालात ख़राब होते चले जाएं तो उसका बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। एक तो ये बात है कि रिस्क बढ़ता चला जाएगा मोदी के लिए डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर, पहली बात। दूसरी बात यह कि एक इवेंट हुआ इंडिया के अंदर, उसका डोजियर उन्होंने पाकिस्तान के साथ शेयर कर लिया।
उन्होंने एक प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक की, हमने उसका जवाब दिया, लेकिन उस जवाब की इतनी रेलेवेंस नहीं है। उससे ज़्यादा रेलेवेंस इस चीज़ की थी कि उनके तैयारे फिर पाकिस्तान में आए और पाकिस्तान की टेरिटरी में उनका एक जहाज़ गिरा और एक उनका पायलट गिरफ्तार हो गया। सो अगेन इंटरनेशनल लॉ के टेरिटोरियल बाउंड्रीज और सॉवरेंटी के कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमने तो एक जहाज़ को अपनी सरजमीन पे गिराया और जो पायलट था उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके बावजूद आप अमन की बात कर रहे हैं, उसके बावजूद आप पायलट को रिलीज करने की बात कर रहे हैं। सो फ्रॉम अ पीआर पर्सपेक्टिव बड़ा मुश्किल है दुनिया के लिए एक दूसरे मुल्क के पर्सपेक्टिव को सपोर्ट करना कि वो कहें कि इस तमाम गुडविल जेस्चर के बावजूद, इस तमाम बातचीत के बावजूद कि हम टेररिज्म पे भी बात करने में इंटरेस्टेड हैं, हम आपके डोजियर को भी देखेंगे, हम इन्वेस्टिगेट भी करेंगे, हम बातचीत भी करेंगे, उसके बावजूद अगर एक मुल्क है नहीं हम तो जंग करेंगे, तो फिर कैसे? अगर आपने यूएन सिस्टम के अंदर चलना है जहां पे हर तरह की आपको कोशिश करनी है पीस बरकरार करने की, सो इसलिए और फिर जाहिर है ये न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं और यहाँ पे न्यूक्लियर वॉर हो सकती है, इसकी पॉसिबिलिटी है। तो इस ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में मेरा ख्याल है कि एस्केलेट करना ना नरेंद्र मोदी के हक में है। और जो आप कह रही हैं, जो यहाँ पे भी बहुत सारे लोग जिसका बुरा मना रहे हैं कि इंडिया ये कह रहा है कि पाकिस्तान क्रैक्ड अंडर प्रेशर, देखिए फेस सेविंग चाहिए इस वक्त इंडिया को। सारी दुनिया को पता है कि इस कॉन्फ्लिक्ट में, ये जो ब्रीफ कॉन्फ्लिक्ट था, पाकिस्तान का अपर हैंड बन गया और अल्लाह ने मेहरबानी की, तो उस अपर हैंड के साथ हम उसे खत्म करने में इंटरेस्टेड हैं। हम तो डे वन से नहीं चाह रहे थे। पाकिस्तान का रिएक्शन पीसफुल, पाकिस्तान का रिएक्शन रद्द अमल रहा और दुनिया को देखना तो इसको ऐसे ही चाहिए। लेकिन जो भारत रिएक्शन दे रहा है, आपके ख्याल में अभी जो मीडिया पे बातें आ रही हैं वो फेस सेविंग, अगर हम उसको उर्दू में ट्रांसलेट करें तो ये भी कह सकते हैं कि अपनी शर्मिंदगी को मिटाने के लिए इस तरह की बातें की जा रही हैं इस वक्त भारत में, लेकिन ऑफिशियल रिएक्शन अभी तक सामने नहीं आया इसी मामले पर कि पाकिस्तान और भारत में देर पा अमन कैसे मुमकिन है। इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। एक मुख्तसर हमारे साथ रहिए। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने आज कौमी असेंबली से खिताब में कहा कि भारत से बार बार कहा कि ठोस सबूत दें, तो आज भारत ने डोजियर भेजा है और 2 दिन पहले हम पर जारहियत की, आलमी कवानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी की। अगर ये डोजियर पहले देते तो हमला न होता, न हम एक्शन लेते। हमें लगा कि भारत में इलेक्शन की वजह से उनकी मजबूरी है कि जंगी माहौल बनाया जाए। इमरान खान का कहना था कि वो उम्मीद करते हैं कि आलमी बिरादरी इस सूरत हाल में अपना किरदार अदा करेगी ताकि इससे ज्यादा मसला आगे ना बढ़े। वजीर आजम ने अमन और जज्बा खैर सगाली के तहत भारत के गिरफ्तार पायलट की रिहाई का भी ऐलान किया, जिससे मुतालिक गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की अब से कुछ देर पहले प्रोग्राम में। अब सवाल इस तरह से है, भारत ने डोजियर पाकिस्तान के हवाले कर दिया, पाकिस्तान ने जज्बा खैर सगाली भारतीय पायलट को रिहा करने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान और भारत को देर पा अमन के लिए क्या करना होगा? ओपन ऑप्शंस है। सलीम साफी साहब की तरफ पहले जाएंगे। साफी साहब, कुछ इत्तलात हैं आपके पास कि जो पायलट पकड़े जाने के बाद डोजियर पाकिस्तान के हवाले किया गया है, उसमें भारत क्या मौक़िफ़ अपनाता है और ये फिर बाद में ख्याल क्यों आया उनको, जिस तरह से वज़ीर आज़म साहब ने भी ये सवाल किया? देखिए, अमन के लिए एक तो ज़रूरी ये है कि इंडिया के तकरीबन 90% या 95% एंकर्स और तजिया निगार उनको पकड़ के माज़ जंग पे भेज दिया जाए और हमारे यहाँ भी कोई 10-12% होंगे, तो एक तो उसके लिए ये ज़रूरी है। दूसरा, अभी आप देखें कि इस मरतबा हकीकत ये है कि पाकिस्तान ने मुफाहमत और मुसालहत और सब्र की इंतहा कर दी और इंडिया ने वो एक लिहाज से बदमाशी की और जज्बातियत की और जुनूनियत की इंतहा कर दी। आप देखें तो शुरू दिन से पाकिस्तान अपने एक दीरीना मौक़िफ़ से वो पीछे हटा है। अभी तक मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान का ये शर्त हुआ करता था कि पहले कश्मीर पे बात होगी तो फिर किसी और उस पे बात होगी, और इंडिया का ये डिमांड होता था कि नहीं, पहले टेररिज्म पे बात होगी। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने पहले दिन उनको जो ऑफ़र की वो पाकिस्तान के उस देरीना मौक़िफ़ से उन्होंने पसपाई इख्तियार की थी, और ज़ाहिरी बात है कि इस कशीदगी को एवॉइड करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने ये सब कुछ किया। और फिर जिस खुले दिल के साथ, हालांकि इस मरतबा का जो मामला था उसका कोई पाकिस्तान के साथ लिंक नहीं बन रहा था। बंदा पहले दिन से मालूम था, कि वो मकबूजा कश्मीर का रहने वाला है, पहले दिन से था कि जो कुछ है वो बॉर्डर के अंदर हुआ है, लेकिन उसके लिए
माजी में कुछ ना कुछ आप अगर उससे काम लेते तो कोई ना कोई लिंक पाकिस्तान से उसका जोड़ा जा सकता था, लेकिन वो भी नहीं हो रहा था। उसके बावजूद भी इंडिया ने सारे दरवाजे बंद कर लिए। और मेरे ख्याल में कि पाकिस्तान के इस सब्र, तहम्मुल और बर्दारी की वजह से अल्लाह ताला ने रहम किया और मामला ऐसा बन गया कि पाकिस्तान की बड़ी इज्जत भी बन गई और बड़ा अपर हैंड भी हो गया। और अभी भी मैं कहता हूँ जब आप वीकनेस की पोजीशन से झुकते हैं या भीख मांगते हैं या थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करते हैं तो वो कमज़ोरी समझी जाती है। लेकिन फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ अगर आप इस तरह का करते हैं तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने वो पाकिस्तान की पोजीशन भी वो कर दी कि वो अब स्ट्रेंथ वाली पोजीशन पे खड़ा होकर वो कर रहा है। लेकिन बहरहाल आगे अब भी रुकावटें भी बड़ी हैं, क्योंकि अब मोदी के लिए अब जब इस तरह की फिजा देर पा अमन के लिए तो जाहिर बात है कि वो कश्मीर इशू है कि जब तक उसको हल नहीं किया जाता तो देर पा अमन नहीं आ सकता। सही, बिल्कुल। कश्मीर का मसला हल तलब है, उसके बगैर देर पा अमन नहीं आ सकता। न्याई साहब की तरफ जाएंगे। न्याई साहब से गुफ्तगू कर रहे हैं साफ़ी साहब, इस बात से आप एग्री करते हैं कि पाकिस्तान का पहला जो पॉइंट होता था वो हमेशा कश्मीर होता था, लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने हिकमत का मुजाहरा करते हुए ये भी कहा कि हम आप दहशतगर्दी पे बात कर लेंगे पहले आपके लिए। देर पा अमन की पाकिस्तान की कोशिशें तो पूरी हैं, भारत इस पर राज़ी होगा? देखिए जी, मसला ये है कि कश्मीर को निकाल दें तो हमारा तो भारत से झगड़ा ही कोई नहीं है। और ये जो सारी जुज़वियात बाद में पैदा हुई हैं, ये किस चीज़ का शाखसाना है? जो असल बोनो कॉन्टेंशन है या जो वजह निज़ा है वो है ही कश्मीर। बल्कि मुझे तो ये मौका नहीं है, मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ है कि आज पार्लियामेंट में जब तकारीर की हमारे पार्लिमानी लीडर्स ने और सारे सियासतदानों ने, तो क्यों भूल गए कि कश्मीर की जो सूरत हाल है उसी तरह मौजूद है। और ये 1990 में जब पहली कश्मीर की तहरीक शुरू हुई थी, उस वक़्त भी इसी तरीके से वायलेंस के नाम पे सबसे ज़्यादा ज़ोफ़ और नुकसान तक तहरीक को पहुँचा था। और फिर बुरहान वानी की शहादत के बाद फिर ऐसी सूरत हालत पैदा हुई है कि पूरा कश्मीर जो है वो इस वक्त हिल रहा है। तो असल में जो आपको आउट ऑफ द बॉक्स जो भी आपको एक नई एक अच्छी स्कीम के साथ बात रखनी चाहिए थी, वो इतनी कॉम्प्रिहेंसिव थी कि उसमें कश्मीर जो है वो पीछे ना चला जाए। मतलब भारत जो स्कीम ऑफ थिंग्स है, ये ठीक है कि हौसला अफजा चीज़ें हैं। मोदी का जो आज का स्टेटमेंट है वो मेरे लिए तो बहुत हौसला अफजा है कि जी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, उसका दुश्मन पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाह रहा है। अगर कोई मेरे बारे में ये भी सोचता है भारत जैसा मुल्क कि मैं उसको डिस्टेबलाइज कर रहा हूँ, तो मैं तो इस वक्त अपने आप को बहुत बड़ा महसूस कर रहा हूँ कि कम से कम उसने मेरे मनसब तो पहचाना, मेरी ताकत का तो तयन कर लिया कि हम भारत जैसे मुल्क को डिस्टेबलाइज कर सकते हैं और ये वो अपनी कौम को आज पैगाम दे रहे हैं। लेकिन कश्मीर को इनकॉर्पोरेट करना इस मौके पर यह खास मौका है, क्योंकि ताशकंद के अंदर भी हमने यही किया था, पहले मैंने इसका थोड़ा सा जिक्र किया। अब भी यही सूरत हाल है कि इस सारी सूरत हाल के अंदर देर पा अमन जो है वो हो ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है। ये मुशर्रफ ने आते इक़्तिदार में कश्मीर गया था, तकरीर की थी, उसने कहा भाई हमारा तो मसला आपसे एक है। हर हुकूमत, हर डिक्टेटर, हर सियासतदान ने, हर हुक्मरान ने, कायद आज़म ने कहा था हमारी शार है हम इसे नहीं जान छुड़ा सकते। अब वो चीज नहीं रही, इसी के लिए हमारी जो है जिसको कहना चाहिए ब्रेन वॉशिंग हुई है पाकिस्तानी कौम की। सही है या गलत है इसका तय हो जाएगा, लेकिन कश्मीर साफी साहब और न्याई साहब से बाबर साहब आप एग्री करते हैं? देखिए, हम मुश्किल है खुद क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर हमें स्टेज के ऊपर फोकस करना चाहिए। बड़ी प्रिकेरियस सिचुएशन में हम बड़ी जंग के करीब आए, अल्लाह करे कि हम कभी हमें एक जंग मजीद ना देखनी पड़े, क्योंकि उसमें सबका नुकसान है। इंडिया जो करेगा सो करेगा, लेकिन पाकिस्तान क्या कर सकता है, और स्पेशली हमने इस कॉन्फ्लिक्ट में देखा है पिछले 3 दिनों में कि इमरान खान ने बड़ी सीरियस लीडरशिप शो की है, जो आपके अपने डोमेस्टिक फोरम्स जिसे आप जिस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए उस तरह से इस्तेमाल किया। पार्लियामेंट में जब बात करनी थी पार्लियामेंट में बात की, कौम से 2 दफ़ा बात की, कंस्ट्रक्टिव तरीके से बात की। सो एक नेशनल नैरेटिव को शेप करने में एक रोल था, और ये भी नज़र आया कि सिविल और मिलिट्री लीडरशिप एक पेज पे है, जेन्युइनली नज़र आया। जिस तरह इससे पहले आपको एक कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन नज़र आती थी कि कोई और सिग्नलिंग हो रही है फौज की साइड से, सिविलियन और कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं थी।
इस चीज़ को आगे लेके चलने की ज़रूरत है, और उसमें जो 2-3 चीज़ें ऐसी जो हमें नुकसान देती हैं। सो हम नॉन स्टेट एक्टर्स की बात सुनते हैं, सारी दुनिया हमें मशवरा देती है। पहले दिन भी जब जर्मनी और फ्रांस ट्वीट कर रहे थे इंडिया के इंकर्जन के बाद, तो उन्होंने कहा जी आप अपनी टेररिस्ट आउटफिट्स को ये करें वो करें। तो जो भी विजिबिलिटी ऐसे एक्टर्स की है, बेशक वो हमारी सरजमीन से टेररिज्म कर सकते हो ना कर सकते हो, लेकिन इन ऑर्गेनाइजेशन की जो विजिबिलिटी है वो जेन्युइनली इन्वॉल्व हैं या उनकी वजह से पाकिस्तान को फ्रेम किया जाता है, इसे खत्म होना चाहिए, क्योंकि ये हमें एक बड़ी प्रॉब्लम के अंदर खड़ा कर देती है चीज। और यही चीज इस्तेमाल करता है इंडिया, वो कहता है ये टेररिज्म करते हैं अपने नॉन स्टेट एक्टर्स के थ्रू, इस वजह से हम टेररिज्म की बात पहले करेंगे, हम कश्मीर की बात बाद में करेंगे। तो इस तरह की जो डिस्ट्रैक्शंस हैं जो जेन्युइन प्रॉब्लम से हमें दूर लेके जाती हैं, और जेन्युइन प्रॉब्लम बिल्कुल न्याजी साहब ने सही कहा, उससे पहले साफी साहब ने कहा बेसिक इशू तो कश्मीर का है, कश्मीर एक दफा हल हो जाएगा। और कश्मीर में और ये खाली टेरिटरी की बात नहीं है, एक अफिनिटी है हमारी कश्मीरियों से, और वो यानी उनके ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। सो मैं एज अ पाकिस्तानी, मेरा इस चीज में कंसर्न नहीं है कि हमें मजीद टेरिटरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, जिस तरह भी कश्मीरियों को ये सेटलमेंट एक्सेप्टेबल हो, अगर वो हो तो बात खत्म हो। मैं ये कह रहा हूँ कि बाबर साहब ने बड़ी बुनियादी बात कह दी कि अब ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं या जो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, ये अगर आप देखें तो खुद कश्मीर काज को भी पाकिस्तानी सरजमीन पे किसी भी शक्ल में इनकी मौजूदगी या प्रेजेंस ये सबसे ज़्यादा कश्मीर काज को नुकसान पहुंचाती है। तो कश्मीर की आज़ादी का तकाजा भी यही है कि पाकिस्तानी सरजमीन इस तरह के अनासर से मुकम्मल तौर पर पाक हो, क्योंकि इस वक्त वो तहरीक मुकम्मल इंडिजिनस, पॉपुलर और अवामी तहरीक बन गई है। ब्रेक की तरफ बढ़े, बिल्कुल अपने इमेज को मुकम्मल तौर पर क्लियर करने के लिए खात्मा करना चाहिए। जो दीगर हमारे तज्जियाकार हैं उनकी राय इस मामले पर जानिए एक मुख्तसर ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू रिपोर्ट कार्ड। इरशाद भट्टी साहब की तरफ जाएंगे। इरशाद साहब, जिस तरह से गुफ्तगू हो रही है, सारी गुफ्तगू को सुनते हुए जिन चीज़ों को पॉइंट आउट किया अभी बाबर साहब ने और साफ़ी साहब ने भी, आप क्या समझते हैं देर पा अमन के लिए क्या करना होगा पाकिस्तान को अपने पार्ट से? बेशक अभी तक पाकिस्तान का रिएक्शन बहुत बेहतरीन रहा है इसमें। बिल्कुल जी, इसमें कोई शक ही नहीं है। जो सारे दोस्तों ने कहा कि मसला कश्मीर वो तो बुनियादी डिस्प्यूट है, बुनियादी मसला है, और कश्मीर शाहरग और वो, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। और लेकिन अमन की कोशिश जारी रखनी चाहिए हमें। अमन, अब जो डोजियर उन्होंने भेजा है, चलो बहुत देर कर दी मेहमान आते आते, पहले हमला कर लिया और पहले देख दिखा लिया, ठंड पड़ गई और उसके बाद ये डोजियर दिया, ये पहले देना चाहिए था, लेकिन आ गया है तो अब इस पर खलूस नीयत से इस पे काम करना चाहिए। देखिए अमन की कितनी कोशिशें करें, पिछली आप छोड़ दें, ये 6 महीने जो गुज़श्ता ये इस हुकूमत के हैं, इसमें कितनी कोशिशें की पाकिस्तान ने, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने। पहली तकरीर 1 कदम बढ़ाओ, हम 2 कदम बढ़ाएंगे। टेलीफोन गुफ्तगू की और मोदी को कहा कि आपस में जंग करने की बजाय आओ गुरबत के खिलाफ जंग करें। नरेंद्र मोदी को खत लिखा कि यूएनओ में हमारे वज़राए खारजा को मिलना चाहिए। करतारपुर राहदारी खोली, इससे बड़ा और क्या हो? हिस्ट्री 70-71 सालों में ये इससे बड़ा और क्या हो सकता है? पुलवामा सबूत दें, हम तहकीकात करेंगे, लेकिन अमन रहना चाहिए। बालाकोट जो पाकिस्तान पर हमला किया, उसके बावजूद वज़ीर आज़म कह रहे थे कि हमने अमन के लिए कोशिशें करते रहे। तैयारा जब दो हमारी तरफ आया, मार गिराया, पायलट पकड़ा, फिर भी उनका कोई मिलिट्री हदफ नहीं किया, सिविलियन आबादी नहीं की, अमन की कोशिश जारी रखी। गुज़श्ता रोज़ आप जैसे सारों ने सुना कि मोदी साहब से फिर बात करने की कोशिश की। आज कौमी असम्बली में फिर अमन की कोशिश, मुज़ाकरात, अक़वाम आलम को कहा है कि आप कुछ करें। कल वो तुर्की के सदर से बात करने लगे हैं कि इसमें दरमियान में अमन के लिए कुछ करें। जज्बा खैर सगाली के तौर पर भारतीय पायलट रिहा कर दिया है, और क्या कहना चाहिए, और क्या करना चाहिए, और कितनी कोशिशें करनी चाहिए? ये जितना 6 महीनों में पाकिस्तान ने किया, इतना 70 सालों में भारत ने नहीं किया। तो इसके अलावा और क्या करना चाहिए? यानी इसको, मोदी को, उनके जो एक मकसूद जत्था है, गिरोह है, गुंडा पार्टी है, जो किलर्स हैं, जो दहशतगर्द हैं, जो ये हैं, इनको समझना चाहिए खुदा के लिए कि 2.25 अरब इंसानों के लिए अगर कोई बार बार अमन की बात करता है
तो उसको कमजोरी ना समझा जाए, उस पर उसके साथ पाकिस्तान की अमन की कोशिश को कमजोरी ना समझा जाए। मजहर अब्बास साहब, बिल्कुल यही बात, दोनों न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, अमन के बगैर कोई चारा नहीं है पाकिस्तान और भारत के पास। देर पा अमन कैसे मुमकिन है कि ये इस तरह के छोटे छोटे मामला जो होते हैं, उनकी स्टॉक मार्केट के हालात देखें कि इस वक्त कहाँ हैं, और जो बेयकीनी पैदा हुई है दोनों मुल्कों में और दुनिया भर में पाकिस्तान और भारत से मुतालिक। देखिए, आज बड़ा अहम दिन है। कोई तसव्वुर कर सकता था कि अमेरिका और शुमाली कोरिया वियतनाम में मिलेंगे, दोनों सुदूर। वियतनाम जिससे अमेरिका ने 20 साल लड़ाई लड़ी और फिर अमेरिका को वहाँ से निकलना पड़ा। शुमाली कोरिया और अमेरिका जो कभी एक दूसरे की शक्ल देखना बर्दाश्त नहीं करते थे, एक दूसरे पे एटमी बम गिराने की बात करते थे, वो आज बातचीत कर रहे हैं। अमेरिका और तालिबान गुफ्तगू कर रहे हैं, वो मसले का हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो बातचीत से जो है, बातचीत के लिए माहौल साजगार नहीं बनाया जाता, बातचीत से माहौल साजगार होता है। और भारत को ये समझना चाहिए कि अगर ये हुर्रियत क़यादत कश्मीर की, जो मीर वाइज उमर फारूक की क़यादत में, अगर ये क़यादत एक्सेप्टेबल नहीं है बातचीत के लिए, तो फिर इनके बाद क्या होगा, ये भारत को सोचना चाहिए। और नरेंद्र मोदी एक शख्स है, अगर वो मोदी माइंडसेट बन गया है इंडिया में, तो जाहिर है उससे मुज़ाकरात बड़े मसले बन गए हैं। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान और भारत का मसला चाहे कोई भी हो, डोजियर हो, कश्मीर हो, टेररिज्म हो, नॉन स्टेट एक्टर्स हो, आप बातचीत के ज़रिए ही ये मसले टेबल पे रखते हैं। तो मुज़ाकरात के अलावा कोई हल नहीं है, मुज़ाकरात के अलावा सिर्फ तबाही है। इस पे बिल्कुल आपने कल भी जोर दिया था, डायलॉग, मुज़ाकरात, इसके अलावा आपके ख्याल में कोई हल नहीं है। रीमा, इत्तेफाक करती हैं आप इस बात से, कैसे और आपके ख्याल में देर पा अमन मुमकिन है दोनों मुल्कों के दरमियान? जी अब साहब, भारत की तरफ से तो बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अभी तक उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की जो बुनियादी इश्यूज, जो कश्मीर में सेल्फ डिटर्मिनेशन और ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, दोनों इश्यूज से रिलेटेड हो। तो वहाँ पे तो यही रहेगा, और इस साल इलेक्शन ईयर है तो मुश्किल है कि वो बुनियादी इशू पे आएंगे। पाकिस्तान की तरफ से मेरा ख्याल है बातें तो बहुत अच्छी हो रही हैं, लेकिन अभी तक मेरी नज़र में कोई कॉन्क्रीट एक्शन नहीं लिया गया उस इशू की तरफ जिसका बाबर साहब ने भी इशारा दिया कि पाकिस्तान, दुनिया में एक परसेप्शन है कि पाकिस्तान ग्लोबली रिकग्नाइज्ड दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ एक्शन नहीं लेता। कल परसों मेरा ख्याल है फिर से यूके, यूएस और फ्रांस ने सिक्योरिटी काउंसिल में प्रपोजल दिया कि मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिज्म वॉच लिस्ट पे डाला जाए। पाकिस्तान इसकी खिलाफ वर्जी ऑपोजिशन करता रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान जो है उसने मसूद अजहर के हवाले से, तो इस सिचुएशन में क्या रोल था भी कि नहीं नॉन स्टेट एक्टर्स का पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन एक परसेप्शन तो है कि अभी नहीं तो पास्ट में था। तो पाकिस्तान ने उस सिलसिले में क्या किया, तो मेरा ख्याल है अब इसकी तरफ भी गौर करना चाहिए, और सिर्फ भारत के दबाव में नहीं, लेकिन ओवरऑल एक पाकिस्तान को अपनी इंटेग्रिटी और अपनी रेप्यूटेशन वे ग्लोबल कम्युनिटी में और अपने मुल्क में भी उसके लिए, और मेरा ख्याल है अब कॉन्क्रीट एक्शन कुछ लेने की जरूरत है इस हवाले से। तो ये भारत की तरफ से तो मुश्किल लग रहा है, लेकिन जैसे बाबर साहब ने कहा कि हम खुद क्या कर सकते हैं, शायद उसको प्रायोरिटाइज करना चाहिए, उसी पे गौर करना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। ठीक, नियाजी साहब, अब क्योंकि मसला कश्मीर पे बात हुई, आपने भी की और दीगर तजियाकारों ने भी की है, तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो भारत है वो कश्मीर को अपना हिस्सा समझता है, इसके ऊपर बात करने को अभी तक हमें किसी सूरत तैयार नहीं नज़र आता, और नज़र ये आता है कि शायद जैसे क्योंकि कश्मीर में जो मजालिम वो करते हैं कि उनको कश्मीरियों के बगैर चाहिए। क्या ये बात दुरुस्त है? इत्तेफाक करते हैं आप इस बात से? देखिए जी, कहने में तो कुछ हर्ज नहीं है, और भारत जो है 70 साल से यही कुछ अमलन यही कर रहा है कि वो कश्मीर को मुख्तलिफ तरीक़ों से कई दफ़ा कठपुतली जो है हुकूमतें बना के, मैनिपुलेट करके, बड़े जिसको कहने चाहिए शैम इलेक्शंस करा के बेशुमार हर तरह का हथकंडा इस्तेमाल कर चुका है। आज सिचुएशन बिल्कुल फ़र्क है। कश्मीर ने 3 बड़ी मूवमेंट्स देखी, एक 32-33 में, एक 91-92, 93 में, और एक अब आके देखिए, इसकी कोई नज़ीर पहले नहीं मिलती। ये आप देखें, अब कभी भी एक जो लोग हैं ना कश्मीर, अब उनको गुलाम बनाना मुमकिन नहीं है। मैं एक चीज़ साइड करता हूँ, 88-89 में मुझे जद्दा के अंदर कश्मीर के बहुत सारे लीडर, मकबूजा कश्मीर के लीडर्स आए हुए थे, तो एक मीटिंग के अंदर मैं भी मौजूद था।
तो वो पाकिस्तान के बहुत सारे जर्नलिस्ट भी थे, कुछ बड़े नुमाया लोग भी थे, उन्होंने दस्तबस्ता गुजारिश की थी, यही मीर वाइस फारूक साहब के वालिद साहब थे वहाँ मौजूद और बड़े बड़े लोग थे, इनके भी जो सीनियर लीडरशिप, उन्होंने कहा था खुदा के वास्ते आप हमें अकेला छोड़ दें, भारत हमें कैद नहीं रख सकता। मैंने अब सा इतना बड़ा रिजॉल्व कभी किसी कौम से नहीं देखा जो उनके मुंह से सुना कि फिर सुनो, उन्होंने कहा आप हमें हमारे हाल पे छोड़ दें। उन्होंने कहा आपने कुछ किया, भारत की इंटरनेशनल स्टैंडिंग आप लोगों से ज़्यादा स्ट्रांग है, उनकी बात सुनी जाती है, आपको हम साथ रख के हमें वो कहेंगे कि ये जो है उसके पीछे खड़े हैं। वही बात हुई कि जब 91 में जैसी मूवमेंट शुरू हुई, इन्होंने पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ कैंपेन चलाई, अखबारात में इश्तिहार दिलाए, अमेरिका ने हमें शोकॉस दिया, प्रेस से अमेंडमेंट सारे कुछ आ गया। लेकिन यही साहब आप कह रहे हैं कि इस वक्त कश्मीर में आज़ादी की जो तहरीक है, जो सूरत हाल है, इसकी नज़ीर पहले नहीं मिलती और इस बात पर तो आना ही होगा पामन के लिए। इस मामले पर हमारे ज़्यादातर तजियाकारों ने इस बात पे बहुत ज़्यादा जोर दिया है कि मुज़ाकरात ज़रूरी हैं और मसला कश्मीर का हल देर पामन के लिए पाकिस्तान और भारत के दरमियान बहुत ज़रूरी है। आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए शुक्रिया। इजाज़त दीजिए नाज़रीन, खुदा हाफ़िज़।